मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को पढ़ाने से पहले मैंने इससे पहले जो हमारी पूर्वत क्लास आई थी वो हमारी क्लास थी पुरा पाषाण काल पे, और स्टोन एज के अंतर्गत मैंने पुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि पुरा पाषाण काल में हमारा मानव कैसा था, पुरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था, वो कैसे औजारों का प्रयोग करता था, और उस पुरा पाषाण काल के हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, उन सभी के बारे में मैंने इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी उस क्लास में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो मध्य पाषाण काल है यानी मेसोलिथिक एज। इस टॉपिक पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि मध्य पाषाण काल का जो क्या कालचक्र है, क्या मानव था और उसका कैसा आवास था, उसने कैसे औजारों का प्रयोग किया था और इसके कहाँ कहाँ साक्ष्य मिलते हैं। आइए आज एक विस्तृत चर्चा करते हैं इस पे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टोन एज है यानी पाषाण काल है, पाषाण काल को मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया था: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसी स्टोन एज की श्रृंखला में मैं आपको पुरा पाषाण काल पढ़ा चुका था। पुरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था बच्चों, वो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल पुरा पाषाण काल का था। और उसके बाद मध्य पाषाण काल, जो हमारा आज का टॉपिक है, मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है, कालचक्र है, वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का कार्यकाल है। इसके पश्चात हमारा नवपाषाण काल आ जाएगा। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व या 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो हमारा मानव था वो कैसा था। तो पहले समझ लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए, जब पुरा पाषाण काल से मानव धीरे धीरे अपनी विकसित अवस्था की ओर आगे बढ़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आया। धीरे धीरे उसके खान पान, उसके रख रखाव, उसके बारे में भी चेंजिंग होती चली गई, परिवर्तन होता चला गया। तो पुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मानव था वो मानव कैसा था, मुख्यतः जो था वो एक शिकारी के रूप में था। शिकारी होने के साथ साथ वो उस समय क्या करता था, वो जानवरों का शिकार करता था और शिकार करने के बाद में अपने भोजन को संग्रह करता था और फिर अगले दिन रख करके उसको खाता था। अर्थात पुरा पाषाण काल में जो मानव उस समय था वो हमारा आखेटक और शिकारी के रूप में था, आखेटक व शिकारी के रूप में, और साथ साथ खाद्य संग्राहक के भी रूप में था। लेकिन अब क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में जब वो आया, मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसकी जीवन शैली में अब धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। वो शिकारी होने के साथ साथ खाद्य संग्राहक होने के साथ साथ उसकी जीवन शैली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और वो परिवर्तन ये आया कि धीरे धीरे उसने क्या किया बच्चों, पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया। भाई, पशुपालन करना प्रारंभ इसलिए किया क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या होने लगा था, सामाजिक रूप से विकसित होने लगा था। अब समाज में जब वो रहेगा तो उसमें क्या है, सभी चीज़ों से सामंजस्य बिठा के चलना पड़ेगा। तो पशुपालन के रूप में इसलिए उसने सबसे पहले जो है उसका पालतू पशु, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, उसका पालतू पशु कुत्ता था। कुत्ता को सबसे पहले उसने पशुपालन के रूप में जो है अपने साथ रखना प्रारंभ किया। तो अगर हम इसके मेन टॉपिक्स पे बात करते हैं तो इसका सबसे पहला देखिए मैंने बताया है, कालचक्र जो था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक का इसका कालचक्र माना जाता है। ईसा पूर्व मैंने बता ही दिया है, मेरी एक क्लास आई थी, आप लोग जरूर पढ़िएगा। फिर जो मानव था वो हमारा आखेटक शिकारी के रूप में था, संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाला था, और पशुपालक के रूप में भी अब विकसित हो चुका था। उस समय उसके आवास कैसे थे, उसके जो उन्होंने घर बनाए थे वो घर कैसे थे, घास फूस के बने हुए घर बनाए थे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, गुफाओं से, जो गुफाओं में आश्रय था पुरा पाषाण काल में, उनसे निकल करके अब वो अपना एक छोटा मोटा घास फूस का घर बनाने लगे और उसमें निवास करने लगे। तो उनके जो आवास थे घास फूस के बने थे, और घरों के चारों तरफ खंबे होने के भी साक्ष्य हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि वे मध्य पाषाण काल में इस प्रकार से रहते थे। और आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मध्य पाषाण काल के बारे में हमें बताया किसने भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
ये जितना भी मैंने लिखवाया है सारा इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल की जो हमारी खोज की थी वो 1867 एडी में, 1867 एडी का मतलब 1867 ईस्वी में एक पुरातत्ववेत्ता थे CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र यानी विंध्यांचल क्षेत्र से कुछ औजार प्राप्त किए, और जब उन औजारों की कार्बन डेटिंग उन्होंने की, कार्बन डेटिंग से जो समय का पता लगाया वो समय हमारा जो था वो 10,000 BC से 6,000 BC के कार्यकाल के बीच निकला, और उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हमारे औजार हैं ये मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल के औजार हैं बच्चों। तो अब देखिए इनके औजारों में क्या चेंजिंग आया। पूरा पाषाण काल के जो औजार थे उस समय वो औजार कैसे थे, बहुत ही अनमोडिफाई थे, मतलब बेडौल तरीके थे, भद्दे तरीके थे, उनका कोई शेप नहीं होता था। लेकिन अब क्या था, हमारा मध्य पाषाण काल में जो औजार थे उनमें चेंजिंग आई, उनमें नवीनीकरण होना स्टार्ट हो गया। अब जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो अत्यंत छोटे, नुकीले और मॉडिफाई परिष्कृत रूप में आने लगे, और इस प्रकार के अब औजार थे वो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारी जो मिसाइल टेक्निक होती है उसके आधार पर बनने लगे थे। अब उसमें मिसाइल तकनीक के रूप में विकसित होने लगे, जैसे उस समय भाला था, धनुष था, और इसका प्रयोग क्या किया जाता था, मछलियों और पक्षियों का शिकार करने में इसका प्रयोग उस समय के जो थे मानव करते थे। इससे उनको शिकार करने में भी मदद मिलने लगी। तो आकार में कैसे थे, छोटे व परिष्कृत रूप में थे, और मिसाइल तकनीक के रूप में वो विकसित हो चुके थे। और इन औजारों की खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये CL कार्लाइल नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने विंध्य क्षेत्र से औजार खोजे, और ये औजार कैसे थे, मिसाइल टेक्निक के रूप में थे, और इसमें भाला, धनुष इत्यादि से मछलियों तथा पक्षियों का शिकार उन्होंने करना प्रारंभ किया था। आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। पालतू पशु के रूप में क्या था, कुत्ता था उनका, मैंने बताया है। और इस समय उन्होंने एक नई खोज की थी, वो नई खोज उनकी ये थी बच्चों कि वो अग्नि की भी उन्होंने खोज, आग की भी खोज कर ली थी। पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था कि उन्होंने आग के बारे में उन्हें जो है जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने आग के बारे में कोई प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इस काल में ये आग के बारे में प्रयोग भी कर चुके थे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, पशुपालन के जो उनके साक्ष्य मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि ये मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो राजस्थान में एक जगह है बागौर, ये देखिए याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बागौर जो है वो राजस्थान में एक जगह है, यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही MP मध्य प्रदेश में आदमगढ़ एक जगह है जहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो मध्य पाषाण काल में हमने ये क्लियर कर लिया कि इस समय जो वहाँ का मानव कैसा था, उसका आवास कैसा था, इसकी खोज किसने की थी, उसमें कैसे कैसे औजार आते थे, उन्होंने क्या पालतू पशु रखे थे और उनकी क्या खोज थी। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो मध्य पाषाण काल था इसके क्या क्या हमें साक्ष्य, कहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सभी आप लोग ज़रूर एक बार इनको देखें। तो जो हमारा मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं मैंने आपको बताया, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हमारा चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, इन सभी में जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी को बोलते हैं कि बेलन घाटी को जो है प्रागैतिहासिक काल की जो है टेक्स्ट बुक के नाम से जाना जाता है। यानी बेलन घाटी में तीनों कालों के जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी में ही समझ लीजिए एक स्थान है सराय नाहर राय, और एक स्थान है महदहा, और एक स्थान है चौपानी मांडो। ये तीन जगह ऐसी हैं जो बेलन घाटी से रिलेट करती हैं, बेलन घाटी से संबंधित हैं। और ये समझ लीजिए ये प्रयागराज के पास में ये जगह पड़ती है, यूपी में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो एक बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं कि सराय नाहर राय जो एक स्थान है, और दमदमा और महदहा ये यूपी प्रतापगढ़ से सबसे पहले मध्य पाषाण काल का जो मानव कंकाल का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सराय नाहर राय नामक स्थान से ही हमें सबसे पहले हड्डी के उपकरण मिले हैं, और वहाँ पे एक ही पंक्ति में 3 व्यक्तियों को जो है वो उनके शव भी मिले हैं, शवाधान भी मिले हैं, सब भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं सराय नाहर राय से। ये लिखिएगा, हड्डी के उपकरण और एक ही पंक्ति में 3 शवाधान। फिर उसके बाद मैदहा एक स्थान है, मैदहा
जो है ये भी समझ लीजिए यूपी में ही है। यहाँ से बूचड़ खाना, बूचड़ खाना का मतलब होता है जहाँ पर जानवर मर जाते हैं, जहाँ पे जानवरों को या तो प्रेजेंट टाइम में इसको कसाई घर के नाम से जाना जाता है। तो बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ से गोबर के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से इनके स्थायी निवास के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और वहाँ एक कपल जो है उसके सब मिला हुआ है, यानी जुड़वा समाधान मिला हुआ है। इसके साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? महदहा नामक स्थान से। फिर चौपानी मांडो जो है ये भी हमारा जो है बेलन घाटी में स्थित एक स्थान है और यहाँ से इसके स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमको पता लगता है कि व्यक्ति हमारा जो था वो सामाजिक तौर पर विकसित होना प्रारंभ हो गया था। अब सामाजिक तौर पे जब प्रारंभ हुआ था तो उसने क्या किया था, अपने घरों में चूल्हा, चक्की, मूसल इत्यादि रखा था। तो हमें इस स्थान से सबसे पहले चूल्हा के साक्ष्य मिलते हैं और चूल्हा के जब साक्ष्य मिलेंगे तो सीधी सी बात है इसने जो है क्या किया था, अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ से हम क्या मिलता है, चूल्हा के साक्ष्य मिलते हैं। फिर मैंने अभी बताया था कि बागौर जो एक जगह है राजस्थान में, बागौर से पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ लौह काल के उपकरण और मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित एक जगह है, भीमबेटका से सबसे पहले जो है मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। मानव अंत्येष्टि का मतलब होता है कि जब व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, जब व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं तो उसके जो प्रमाण उस समय जो भी रहा हो टाइम पीरियड, तो उसके प्रमाण जो हमें कहाँ भीमबेटका एमपी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिर एक जगह है लेखनिया से 27 नर कंकाल मिले हैं। 27 नर कंकाल के साक्ष्य हमें लेखनिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और गुजरात और पश्चिम बंगाल में एक जगह है लंगनाज, ये लंगनाज नामक एक स्थान है यहाँ से। और पश्चिम बंगाल में एक बिहारनपुर नामक जगह है, यहाँ से जंगली जानवरों गैंडा, काला हिरन इनकी हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या उसका कालचक्र था, क्या मानव का जीवन था, कैसे वो औजारों का प्रयोग करता था, ठीक है, उनके कहाँ कहाँ के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो इनके इम्पॉर्टेंट जो हमें इसके साक्ष्य मिले हैं वो किन किन स्थानों से मिले हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही एक तरीके से देखा जाए टेक्निकल रूप से संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारा मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ज़रूर आप बच्चों बताइएगा कि जो आज मैंने मध्य पाषाण काल पढ़ाया है ये आपको कैसा लगा। और आप सभी लोगों से मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पर आएँ और हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है उस कंटेंट को आप प्लीज़ पूरा देखने का प्रयास करें। अगर आप इस कंटेंट को पूरा देखेंगे तभी आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और क्योंकि मैं एक जो है सीरीज बाकायदा लाइन बाय लाइन लेकर के चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं आपकी स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और तो आज हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बाद हमारा जो बच्चों अगला टॉपिक आएगा वो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल आएगा और नवपाषाण काल पढ़ाने के बाद में आपका जो स्टोन एज है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों कैसा लगा हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट, आप लोग ज़रूर इस पर अपने कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।